देखिए, आज हम एक पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो 2018 के आरजीएस का आया हुआ है। 2018 के आरजीएस मेंस में जो पेपर पूछा हुआ था, उस पेपर को हम आज यहाँ क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल पेपर बनता है, प्रॉब्लम बेस्ड पेपर बनता है, तो इस टाइप का पेपर बनेगा। 2018 का जो पेपर आया आरजीएस का, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस बना करके आपसे पूछा गया था। पूरा पेपर आपसे प्रैक्टिकल बेस बना करके पूछा गया था। तो जब प्रैक्टिकल बेस कोई पेपर आता है तो हमें उसका उत्तर कैसे करना है, इसको समझने के लिए देखो, एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहली चीज, तो जब आप पेपर लिख रहे हो, कितना टाइम है आपके पास? 3 घंटे, यानी 180 मिनट। अगर एक क्वेश्चन में आपने ज्यादा लिखा तो इसका क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बनाता है उसको पता है कि 3 घंटे में इतना, इस टाइप से अगर आप लिखोगे तो कर पाओगे। एक क्वेश्चन मान लीजिए बड़ा आपने कर दिया, छोटे क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, तो उसका खामियाजा कहाँ भुगतना पड़ेगा? दूसरे क्वेश्चन को भुगतना पड़ेगा। या तो आपका वो क्वेश्चन छूटेगा या फिर अधूरा रहेगा। इसलिए आपको क्वेश्चन को, उत्तर को तैयार करने से पहले थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है और इसका उत्तर मेरे को कहाँ से दिया जाना चाहिए। तो अगर बेरेक्ट से उसका सोर्स दिखाई दे रहा है तो फिर आधार बेरेक्ट लेना, जबरदस्ती केस लो देने की जरूरत नहीं। कि अगर कोई बात केस लो में कही गई है और जेरेक्ट में भी है तो बेरेक्ट के ही बात को लिखना, जबरदस्ती केस लो में मत लिखना अगर बेरेक्ट से पूछा। लेकिन कहीं पर किसी क्वेश्चन में अगर बात बेरेक्ट से नहीं पूछी और वो बात पूछी है कहाँ से, केस लो से, तो फिर आप केस लो का हवाला दे करके उसका उत्तर दोगे। देखिए, जैसे 2018 के क्वेश्चनों की हम बात करें, मैंने करीब करीब सभी को ग्रुप में डाल रखा है ना? तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि दिनेश एक हिंदू है, हिंदू भारतीय है, जिसकी पत्नी पुत्री भारत में रहते हैं। यानी ये ए व्यक्ति है और ये एक भारत हिंदू है और इसकी एक पत्नी बी और बच्चे भारत में रहते हैं। सॉरी, पुत्री भारत में रहती है, सी पुत्री। व्यापार हेतु ऑस्ट्रेलिया जाता है और ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त करने के बाद एक ऑस्ट्रेलियन महिला से विवाह कर लेता है। क्या दिनेश भारत पर वापसी पर उसकी प्रथम पत्नी द्वारा दिव्य हेतु अभियोजन किया जा सकता है? विधि के सुसंगत प्रावधानों के सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपने मान लीजिए उसका उत्तर दिया नहीं, नहीं, आपने इस क्वेश्चन का उत्तर दिया नहीं कि दिनेश को, नहीं, दिनेश को भारत में दिव्य विवाह के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता। अब आगे वो क्या कह रहा है कि आपका उत्तर है वो उत्तर हवा में नहीं होना चाहिए। आपने जो उत्तर दिया है वो उत्तर हवा में नहीं होना चाहिए, उसका कोई ना कोई ग्राउंड होना चाहिए, उत्तर का कोई ना कोई ग्राउंड होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि विधि के सुसंगत प्रावधान, यानी रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ के आस पे आपको उसका उत्तर देना है। नहीं किया जा सकता क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के प्रावधानों
के अनुसार अपराध भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं किया गया है और धारा 4 के अनुसार अपराध के समय दिनेश भारतीय नागरिक नहीं है। तो न तो सेक्शन 4 अप्लाई हो रही और न ही 2 अप्लाई हो रही। सेक्शन 3 कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती है। तो ये तो हो गया आपका उत्तर, और उत्तर के साथ में उस उत्तर का रीजन, कि जो भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको रीजन भी देना होता है, उत्तर के साथ में उसका रीजन भी देना होता है कि ये उत्तर आपने किस बेस पे दिया। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन का जो उत्तर था वो हो सकता है किसी केस लॉ पर भी डिपेंड करे, लेकिन अगर ये बेयर एक्ट बेस है तो केवल बेयर एक्ट का रेफरेंस देकर के उत्तर दे दीजिए। अगर बेयर एक्ट के बेस पे है तो बेयर एक्ट के बेस के आधार पर उत्तर दे दीजिए। फिर इसके बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा कि बंटी की गर्लफ्रेंड बबली है और अपने पिता का लैपटॉप बंटी को गिफ्ट कर देती है। बंटी को उच्च लैपटॉप का उसके पिता का होना ज्ञात है। बंटी बिना ये जानते हुए का प्रयास किए कि बबली उसके पिता से प्राधिकृत है या नहीं, उस लैपटॉप को लेकर चला जाता है। बंटी ने और बबली ने क्या अपराध किया, विधि के सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। आई बात समझ में कि विधि के सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। अब देखो यहां पर पूरे प्रॉब्लम में इन्होंने बंटी को सद्भावना पूर्वक प्राप्त करने वाला बताया कि उसने ये पता नहीं किया कि वो प्राधिकृत है नहीं और लेकर के चला गया बंटी। तो सबसे पहली चीज देखिए पूरी प्रॉब्लम में कि जो वस्तु है वो लैपटॉप है और फोन, और लैपटॉप और फोन एक पर्सनल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप घर में हो, किसी का भी फोन रखा है और आप उस फोन को उठा करके खोल के देखते हो, तो जिसका फोन लिया है वो आपका घर का कैंडिडेट होते हुए, चाहे आपका पति या पत्नी हो, तो भी क्या कहेंगे कि इतनी भी कटसी नहीं है कि मेरे फोन को आप चेक कर रहे हो। तो लैपटॉप क्या है, एक पर्सनल इंस्ट्रूमेंट। तो पर्सनल इंस्ट्रूमेंट को अगर पिता के को कोई लेकर के जा रहा है तो इस चीज के लिए तो कोई प्राधिकृत नहीं होगा। आप अपना फोन किसी को भी दे दोगे क्या, घर वालों को, कि भाई कोई नहीं है जिसको मन करे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए, और बंटी पत्नी है नहीं, सॉरी बबली पत्नी है नहीं कि सेक्शन 27 अप्लाई कर दे हम। तो बबली क्या है, बेटी है। तो बबली ने क्या अपराध किया, बबली ने, अब आप दूसरे क्वेश्चन का जो उत्तर लिखोगे कि आंसर कि बबली ने चोरी का अपराध किया और बंटी ने चुराई हुई संपत्ति
संपत्ति को प्राप्त करने का अपराध किया। अब देखो आपने उत्तर दे दिया, बिल्कुल सही उत्तर है कि बबली ने चोरी की और इसने चुराई हुई संपत्ति का प्राप्त। अगर बबली उसकी पत्नी होती तो ध्यान रखना, वो बबली अगर पत्नी होती तो बबली के भी ये लिखते कि चोरी की, लेकिन यहां ये लिखोगे विकेट में सहायता द्वारा दुष्प्रेरण, लेकिन मौके पर मौजूद है ना, 114 का अपराध होगा, 379 ओब्लिक 114। और इसने जो अपराध किया वो 379 का, कब? अगर बबली पत्नी होती तो, लेकिन यहां बबली क्या है, बेटी है, तो सेक्शन 27 अप्लाई नहीं होता। तो बबली ने क्या किया, चोरी की और इसने चुराई हुई संपत्ति को जानते हुए प्राप्त किया। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि उत्तर दो प्रावधानों का वर्णन करते हुए। तो फिर यहां आप लिखोगे क्योंकि धारा 78 के अनुसार बबली ने अपने पिता की व्यक्तिगत या पर्सनल, व्यक्तिगत चीज यानी लैपटॉप को पिता की सहमति के बिना बंटी को बेईमानी पूर्व हास्य से गिफ्ट किया, जबकि सेक्शन 411 के अनुसार बंटी ने बेईमानी पूर्वक यह जाने बिना कि बबली लैपटॉप देने के लिए प्राधिकृत है या नहीं, लैपटॉप प्राप्त किया। आगे बात समझ। तो ये तो हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया उत्तर का कारण कि इसने चोरी क्यों की और इसने 411 के अनुसार अपराध क्यों किया। बट डेफिनेशन आएगा, सजा की बात नहीं कर भाई, हम जो ग्राउंड दे रहे हैं उसका कि ये ग्राउंड क्या था, तो डेफिनेशन क्लास से देते और सजा का बताते हैं तभी, है ना। तो इसने चोरी, और इसका रीजन क्या है कि 78 में जो चोरी की डेफिनेशन दी है वो उसमें ये कवर हो रहा है, और ये 411 के जो डेफिनेशन दी हुई चुराई संपत्ति की वहां कवर हो रहा है, इसलिए इन दोनों ने ये अपराध किया है। क्योंकि 411 में तो वही बता रखा है ना कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। तो बेईमानी का इंटेंशन और वहां बेईमानी का इंटेंशन, दोनों इंटेंशन डाल करके अगर आप उत्तर दे रहे हो तो ये फिर आपका दूसरा उत्तर हो। फिर इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन था आपका,
तीसरा क्वेश्चन ये है आपका कि एक 15 वर्षीय चिंटू परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। पिता की डांट से परेशान और नाराज होकर के मामा गणेश, जो बंबई में व्यापार करता है, फोन पर सलाह लेता है। गणेश चिंटू से कहता है कि तू मेरे पास आजा, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। देखो मामा भी ऐसा ही यार, फिर बांध दे चिंटू तो दिक्कत तो होगी। जिस पर चिंटू पिता को बिना बताए चुपचाप बंबई चला जाता है, गणेश के साथ रहने लग जाता है। गणेश ने आपराधिक दायित्व के संबंध में कारण सहित उत्तर स्पष्ट कीजिए। अब आप उत्तर लिखोगे कि गणेश ने चिंटू का किडनैपिंग या व्यपहरण किया। गणेश ने चिंटू का व्यपहरण किया। ये तो गया आपका उत्तर कि चिंटू का गणेश ने क्या किया, व्यपहरण किया। क्योंकि अब देखो यहां पर दंड का सेक्शन नहीं लिखना। अगर आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो कि गणेश ने चिंटू का धारा 363 आईपीसी में व्यपहरण का अपराध दिया। लेकिन जब आप उत्तर को एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो डेफिनेशन से करना। अगर आप यहां लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि गणेश ने चिंटू का धारा 363 आईपीसी के अधीन व्यपहरण का अपराध किया। धारा 363 में क्या किया, व्यपहरण का अपराध किया, या 363 के अधीन व्यपहरण का अपराध किया। ठीक, क्योंकि फिर आपको रीजन तो डेफिनेशन से देना होगा। क्योंकि धारा कौन सी, 361 के अनुसार कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु की लड़की 18 वर्ष से बेटा, या 16 वर्ष से कम आयु, लड़की की जगह नारी कर दो चाहे तो आप, है ना, कि नारी व 16 वर्ष से कम आयु के नर को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से सहमति के बिना हटाता है तो वह क्या करता है, व्यपहरण या किडनैपिंग। विधिपूर्ण संरक्षकता, विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण करता है। विधिपूर्ण संरक्षकता से क्या करता है, व्यपहरण करता है। ठीक है, ये हो गया कौन सा, तीसरे क्वेश्चन। यानी आपको अब देखो हमने जो भी उत्तर दिए, तीनों उत्तर दिए, तीनों उत्तरों का बेस क्या था, बेरेक्ट। जो बेरेक्ट है तो बेरेक्ट से उत्तर देना। जबरदस्ती केस लो ढूंढने की जरूरत नहीं है और ना ही लाने की जरूरत है, क्योंकि न तो हमारे पास इतना टाइम है क्या हम उसी बात को दोबारा से एक्सप्लेन करें। उसने उत्तर पूछा, हमने उत्तर दे दिया। अब उसके बाद में ये
3 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन देखिए। देखो 3 क्वेश्चन इन्होंने आईपीसी से प्रॉब्लम बना करके पूछी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा वो सीआरपीसी से पूछा। ठीक, कि ए जो कि हत्या के अपराध के विचार में उच्च न्यायालय से जमानत पर, यानी हाई कोर्ट से उसने क्या ले रखी है, जमानत। जमानत का मतलब क्या होता है, जमानत का मतलब क्या होता है, बेल का मतलब क्या होता है। हाँ सरवण जी सशर्त रिहाई है, इन्वेस्टिगेशन, जांच और ट्रायल के दौरान एक सशर्त रिहाई है। भाई इस शर्त पे, जो शर्त है वो ये है कि जब भी कोर्ट आपको बुलाएगा, कोर्ट में आप उपस्थित होगा, ये बेल होता है, यही होती है। भाई सशर्त रिहाई तो आपने जो सशर्त बताई तो उस पे शर्त यही है ना कि कोर्ट में आप उपस्थित होगे। अब मान लीजिए कोर्ट ने तारीख दी कि भाई आपको आना है 10/1/24 को। अब 10/1/24 को आप कोर्ट में नहीं आए, इसका मतलब आपने बेल की कंडीशन का वायलेशन कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। कि आपने, कोर्ट ने कहा था, आपने जिस शर्त पे बेल ली थी उस शर्त पे आपने क्या हुआ, ठीक। तो इस कंडीशन में जब आप नहीं आ रहे हो तो कोर्ट क्या करता है, आपकी बेल को जंप कर देता है, खारिज कर देता है, संप्रण कर देता है। कौन से सेक्शन में होती है सीआरपीसी में बेल का संप्रण, कौन से सेक्शन में, जो आपके बेल बॉन्ड है उनको संप्रत किया जाए। 446A बेल बॉन्ड को जब्त कहाँ किया जाता है, सेक्शन 446A में। ठीक, बेल बॉन्ड जंप हो गई। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट पे क्या करता है कि इसके बेल बॉन्ड तो जंप कर देता है कोर्ट, और इसका एक अरेस्ट वारंट इशू कर देता है। क्या करता है, गिरफ्तारी का वारंट इशू कर देता है। गिरफ्तारी का वारंट इशू करने के बाद में जिस व्यक्ति को वारंट दिया जाता है वो व्यक्ति वारंट का एग्जीक्यूशन कराने के लिए कहाँ जाएगा, उसके घर पे जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके घर पे गया तो घर वालों से पता चला या गांव वालों से पता चला कि भाई साहब पिछली तारीख के बाद से ही गायब है और वो अपने आप को बचा रहा है, इन फ्यूचर में उसके मिलने की कोई संभावना नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। वो वारंट लेकर के जो भी पुलिस वाला गया होता है वो कोर्ट में आता है और एक रिपोर्ट करता है, किस पे, वारंट के पे, कि साहब मैं अक्यूज के घर पे गया था लेकिन अक्यूज मेरे को नहीं मिला। आस पास से पता किया तो उन्होंने कहा साहब वो भाग गया है और इसका निकट नियर बाय फ्यूचर में मिलने की कोई संभावना नहीं। तो कोर्ट कहता है कि ठीक है, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, किसके, जो वारंट को एग्जीक्यूशन करने गया था, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद और उसकी रिपोर्ट पर अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाता है तो फिर कोर्ट कहता है कि ठीक है, उसकी प्रोक्लेमेशन जारी कर देता है। क्या करता है, प्रोक्लेमेशन जारी कर देता है और उसका जो वारंट था ना, उस वारंट को स्टैंडिंग वारंट कर देता है कि अब जब भी मिले, अब आगे तारीख नहीं देता कि भाई इस तारीख तक लेके आना है ना। आगे कोर्ट क्या करता है, उसका स्टैंडिंग वारंट इशू कर देता है। हाँ सर, कोचिंग में आ जाओ कल। एक मिनट में वापस करता हूँ, कर लो वैसे तो आप चाहो तो, मैं भी कर लूंगा, एक बार आप कर लो। ठीक, हाँ, यही बात समझ में। फिर कोर्ट क्या करता है, उसकी प्रोक्लेमेशन जारी कर देता है। प्रोक्लेमेशन 3 कॉपियों में जारी होती है, वारंट 2 कॉपियों में होता है, 1 कॉपी में होता है, सिंगल कॉपी में, और प्रोक्लेमेशन 3 कॉपियों में होती है। 1 कॉपी में
उसके घर के बाहर चिपकाए थे कि भाई 30 दिन का टाइम है, आप आ जाओ। यानी 30 दिन से ज्यादा का होता है, महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है। एक कॉपी कोर्ट के बाहर लगा देते हैं और एक पे जो चिपका के आता है ना, वो रिपोर्ट करके भेज देता है कि हमने इसके घर के बाहर चिपका दी। तो कोर्ट को लग गया कि प्रोक्लेमेशन की फॉर्मेलिटी क्या हो गई, पूरी हो गई। प्रोक्लेमेशन का टाइम भी पूरा हो गया, फिर भी भाई साहब नहीं आ रहे। तो ये प्रोक्लेमेशन कैसे जारी होती, ये तो समझ में आ गई। भाई जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम में क्या था कि उसकी बेल हुई, बेल के बाद कोर्ट में नहीं आया, कोर्ट ने उसकी प्रोक्लेमेशन जारी कर दी, फिर भी वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, तो अब कोर्ट क्या कर सकता है? नहीं। तो अब इस क्वेश्चन का आप उत्तर लिखोगे, आंसर, कि धारा 82 सीआरपीसी में अभियुक्त की प्रोक्लेमेशन या की उद्घोषणा जारी होने के पश्चात भी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, तो धारा 83 फर्स्ट के अनुसार न्यायालय अभियुक्त की चल या अचल संपत्ति की चल अचल संपत्ति के कुर्क करने का आदेश देगा। चल या अचल संपत्ति को, और ये कहां है? सेक्शन 83 फर्स्ट 83(1) के अनुसार अगर वो नहीं उपस्थित होता उद्घोषणा जारी करने के बाद में, तो वो किसका, उसके अटैचमेंट का आदेश देगा। जो अभियुक्त की चल और अचल संपत्ति है, उनके अटैचमेंट का आदेश। ठीक, लेकिन कब देगा? उद्घोषणा जारी होने के बाद। उद्घोषणा जारी होने से पहले कभी भी अटैचमेंट नहीं होता। उद्घोषणा के साथ हो सकता है, अगर ये साबित कर दिया जाए कि ये भाई भागने वाला है, सीमाएं छोड़ने वाला है, संपत्ति को डिस्पोज करने वाला है, तो किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन था, उसमें किसी केस लॉ की जरूरत पड़ी? उसमें किसी केस लॉ की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। सीआरपीसी में प्रोविजंस थे, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना था, इसका उत्तर देना था। फिर उसका जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गंभीर मामले में अन्वेषण में थाने के बाढ़ साधक अधिकारी को डाक प्राधिकारी के अभिरक्षाधीन एक पत्र की महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में आवश्यकता है। संबंधित थाने का बाढ़ साधक अधिकारी डाक प्राधिकारी को उक्त पत्र के परिधान करने का निर्देश देता है। इस आदेश की विधि मान्यता के संबंध में संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। कि भाई जैसे मान लीजिए, अब इसका जब आप उत्तर दे रहे हो तो इसका उत्तर क्या दोगे? इसका उत्तर सेक्शन 91 से बनता है। इसका उत्तर कहां से बनता है? 91 से। बैरेक्ट से उत्तर है, तो उत्तर कहां से देना है? बैरेक्ट से। तो ये उत्तर कहां देना है? बैरेक्ट से। तो सेक्शन, सॉरी, 5वें क्वेश्चन का अगर आपको उत्तर देना है सीआरपीसी से, तो क्या दोगे आंसर? की धारा
437(2), धारा 437(2) CRPC के अनुसार, सॉरी ये है क्या, ओ सॉरी, मेंटेनेंस, सॉरी, इसका उत्तर दोगे आपको कौन से को डाकता है आंसर की धारा 91 CRPC के अनुसार, 91 फर्स्ट CRPC के अनुसार, यदि पुलिस अधिकारी को, अब देखो यहां न्यायालय का कोई रोल नहीं है, किसकी प्रॉब्लम बनाई है, पुलिस अधिकारी की, तो प्रोविजन केवल किसका लिखना है, पुलिस अधिकारी को, कि पुलिस अधिकारी को अन्वेषण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए किसी दस्तावेज या चीज की आवश्यकता है तो वह उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में दस्तावेज या चीज है पेश करने के लिए नोटिस दे सकता है, परंतु धारा 91(3) सब क्लोज B में पुलिस अधिकारी को मना किया है कि वह ऐसे किसी दस्तावेज, पत्र, तार, पोस्ट कार्ड या पार्सल आदि को नहीं ले सकता जो डाक तार प्राधिकारी के कब्जे में है। अतः पुलिस अधिकारी का नोटिस अविधिमान्य है। अतः पुलिस अधिकारी का नोटिस अविधिमान्य, या फिर आप इसको यहां पर भी लिख सकते थे आंसर कि पुलिस अधिकारी द्वारा दिया गया नोटिस अवैध या अविधिमान्य लिख सकते थे, अवैध है, क्योंकि फिर उसके बाद ये सारा रीजन देने के बाद में इसको हटा देते। अब आपके इस क्वेश्चन का उत्तर कहां से था, बैरेट से था, तो उत्तर भी कहां से देना है, तो देखो उत्तर के साथ में उसका रीजन देना है, और रीजन किससे देना है, जो विधि के स्पेशल प्रोविजंस हैं उनसे देना। फिर उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें सर वर्ड लिमिट की प्रॉब्लम तो एक किस में, ये जो छोटे क्वेश्चन में, देखो यहां आपको जो प्रॉब्लम बना करके पूछेगा वो 50 वर्ड में पूछेगा, अच्छा आरपीएससी में पूछेगा तो 50 वर्ड में पूछेगा। और अगर वर्ड लिमिटेशन की बात करेंगे यहां पर, तो आप इन जो सेक्शनों को लिखा है ना,
इनको फिर अपन रेफरेंस में दे देंगे इन्वर्टेड कोमा में, ये लिख कर आगे, अगर 50 वर्ड में आएगा वो अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी तो हम इनके क्वेश्चनों का उत्तर देने की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, प्रॉब्लम बेस, और इनका उत्तर कैसे देना है। अब देखिए उसके बाद में नेक्स्ट देखिए कि रमेश लूट के अपराध का आरोप सुनाया जाता है। विचारण से पूर्व लूट के अपराध के लिए दोष सिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान होना नहीं पाया जाता। हालांकि चोरी का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है और पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा क्या आदेश पारित किया जा सकता है, सुसंगत प्रावधानों के समर्थन में स्पष्ट कीजिए। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आप उत्तर लिख रहे हो कि आंसर भाई क्वेश्चन नंबर 6 का जो आप जवाब लिख रहे हो वो क्या है, ये आंसर, क्या आंसर कि अभियुक्त को चोरी के अपराध के लिए दोष सिद्ध व दंडित किया जा सकता है। ये आपका उत्तर होगा कि चोरी के अपराध के लिए दोष सिद्ध और दंडित किया जा सकता है। आपने उत्तर दे दिया, बढ़िया उत्तर हो गया। लेकिन इतना देने के बाद में एग्जामिनर, और स्पेशली 5 नंबर का है, कौन सा भाई, एपीपी में तो 5 नंबर का आएगा, और मान लो 50 वर्ड में पूछ रहा है तो 10 नंबर का आएगा। और ये बात अगर आप लिख करके आ रहे हो कि साहब अभियुक्त को चोरी के अपराध के लिए दोषी व दंडित किया जा सकता है, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो गया। फिर तो 10 में से अगर 50 वर्ड के क्वेश्चन में से अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, तब तो 10 में से वो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर दे देगा, नहीं, और 2 दे दिए तो 8 नंबर पीछे हो गए। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन का उत्तर लिखो तो उत्तर का आधार हम नहीं है, कोई और है। अब वो आधार क्या हो सकता है, दिया जा सकता है क्योंकि धारा 222 सीआरपीसी प्रावधान करती है कि किसी अपराध में कई विशिष्टियां हैं, जिनमें से कुछ विशिष्टियां साबित होने पर जिनमें से कुछ विशिष्टियां साबित होने पर अभियुक्त होने पर उनसे बने साबित होने पर एक छोटा अपराध साबित बनता है। साबित होने पर एक छोटा अपराध किया जाना प्रमाणित होता है तथा शेष विशिष्टियां साबित नहीं होती।
तो अभियुक्त को उस छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि रीजन समझ में आ गया क्या है? चोरी छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, चाहे चोरी, चाहे उस अपराध का आरोप दोषित व दंडित, चोरी दोषित व दंडित किया जा सकता है, चाहे उस अपराध का आरोप न लगाया गया। अब एग्जामिनर देखा, देखो 10 में से 8, 7, 7.5, लेकिन ऊपर की लाइन का आपका उत्तर यहां तक का बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसके साथ में उसका रीजन भी लिखना मैंडेटरी, उसका रीजन भी लिखना मैंडेटरी है। अब देखो, अब ये 3 क्वेश्चन हमने आईपीसी से पूछे, इसने 3 क्वेश्चन सीआरपीसी से पूछे। अब ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा है एविडेंस एक्ट से प्रॉब्लम बनाकर। पूरा पेपर प्रॉब्लम बेस्ड था, बेयर एक्ट तो पूछा ही नहीं, पूछा है लेकिन प्रॉब्लम फोरम में पूछा है। अब देखो, फिर उसने 7वां क्वेश्चन पूछा, ए बी से 10,000 रुपए उधार देने की प्रार्थना करता है। सॉरी, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आ गया ना। ए बी से 10,000 रुपए देने की प्रार्थना करता है, बी मना कर देता है, जिस पर ए बी को चाकू से मार देता है। अब उक्त अपराध के विचारण के लिए क्या तथ्य सुसंगत है कि पूर्व में भी रुपए उधार देने से मना करने पर बी ने इसी प्रकार जानलेवा हमला किया था? सुसंगत तत्प्रावधान के इसी प्रकार जानलेवा हमला किया था। सुसंगत, सॉरी एक बार पढ़। ए बी को 10,000 रुपए उधार देने की प्रार्थना करता है, बी मना कर देता है, जिस पर ए बी को चाकू से मारता है। उक्त अपराध के विचारण में क्या ये तथ्य संसंगत है कि पूर्व में भी रुपए उधार मांगने से मना करने पर बी ने इसी प्रकार जानलेवा हमला किया था? सर 11 नहीं, बिल्कुल 11 में है, लेकिन पहले तो ए ने बात किया है। सर ने है ना? हाँ, मना करने वालों पर भी बी ने जानलेवा हमला किया था। श्री सुसंगत तथ्यों का प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो देखो, ये क्वेश्चन का उत्तर जो है वो आपको मिलेगा सेक्शन 14। कहां पर? सेक्शन 14, और उसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, शायद एन होगा या ओ होगा, देखना। आपके पास बेयर एक्ट है तो एक बार सेक्शन 14 का एन या ओ। सर इलस्ट्रेशंस की कोडिंग भी आती है? एविडेंस में तो करनी पड़ेगी, ओके सर। एविडेंस में तो करनी पड़ेगी। आगे बात समझ। तो इसका उत्तर क्या होगा?
कि ए अन्य व्यक्तियों पर भी चाकू से हमला करता था रुपए मांगने से मना करने पर, है ना। ये साक्ष्य में विसंगत होगा, क्योंकि क्योंकि धारा 14 इलस्ट्रेशन ओ के अनुसार यह विसंगत, या फिर आप ये लिख सकते हो कि धारा 14 ओ के अनुसार बी द्वारा रुपये मांगने पर अन्य व्यक्तियों पर भी हमला, जानलेवा हमला करने का तथ्य विसंगत। तो ये कहां से, ओटी ऑर्डर 14, और रूल कहां से, चोरी दृष्टांत इससे। और अगर नहीं आए तो ऑर्डर 14 का रेफरेंस दे करके भी आप उत्तर लिख सकते हो कि धारा 14 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार मांगने पर अन्य व्यक्ति द्वारा जान लेना हमने देने का तथ्य कैसा है, विसंगत। फिर नेक्स्ट दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 कि बलात्कार के एक प्रकरण में अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट एम द्वारा एक व्यक्ति के कथन द्वारा जो 164 सीआरपीसी में लेखबद्ध किए गए, विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष विशिष्ट न्यायालय में एम को अभियोजन के साक्षी के रूप में पेश करता है और कथन लेखबद्ध करने की प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए कहता है। क्या एम उक्त प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए विवश किया जाता है, विधि का सुसंगत प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। तो देखो यहां पर जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सेक्शन 121 एविडेंस, कहां से पूछा है, सेक्शन 121 साक्ष्य अधिनियम के। तो उत्तर आंसर और मजिस्ट्रेट एम है ना, कि मजिस्ट्रेट एम साक्ष्य में धारा 164 सीआरपीसी में लेखबद्ध किए जाने की प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि विशिष्ट न्यायालय मजिस्ट्रेट का अपर न्यायालय है, और न्यायालय है क्योंकि न्यायालय है और धारा 121 एविडेंस एक्ट प्रावधान करती है कि मजिस्ट्रेट
या न्यायालय को किसी बात का ज्ञान उस समय हुआ ज्ञान उस समय हुआ जब वह न्यायिक कार्य संपादित कर रहा था, तो उस बात को अपर न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय प्रकट करने के लिए मजिस्ट्रेट और न्यायालय को बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे बात समझ। तो आदेश देने वाला कौन था? विशिष्ट न्यायालय था, और ये इससे अपर न्यायालय बातें कर सकते हैं। और आप ये देखो, प्रैक्टिकली भी जितने भी पोस्को कोर्ट हैं या महिला उत्पीड़न से संबंधित कोर्ट, सब में डीजी रैंक का अधिकारी बैठता है, और हर फाइल में मजिस्ट्रेट जिसने भी 164 के बयान लिए साक्ष्य सूची में नाम होता है, और वो कोर्ट में बयान देने आता है। ठीक है। प्रैक्टिकली भी आदेश किसने दिया है? विशिष्ट न्यायालय ने दिया है ना। फिर देखिए सेक्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9, कि ए अपनी पत्नी बी को कहता है कि मैंने आज अपनी बेटी को गला दबाकर हत्या कर दी। क्या सी की हत्या के लिए ए को अभियोजन में बी को उक्त कहातर न्यायालय में प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकता है? विधि के सुसंगत प्रावधानों के प्रकाश में संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। अब इसके लिए कौन सा सेक्शन? 120 आएगा या 22 आएगा। संसूचना है ना। देखो 120 और 22 का अंतर क्या है कि जहां कोई घटना पत्नी के सामने हो रहा है, यानी पत्नी उसकी आई विटनेस है, यानी प्रत्यक्ष साक्ष्य है, तो पत्नी पति के विरुद्ध और पति पत्नी के विरुद्ध साक्ष्य दे सकते। लेकिन जहां हेयर से एविडेंस के रूप में, जैसे मान लो कि मैंने कोई अपराध किया, शाम को जाकर मैं मेरी पत्नी को कहता हूं कि मैंने आज ये काम किया, तो मेरी पत्नी को न तो वो साक्ष्य देने के लिए विवश किया जा सकता, और अगर वो कहे कि नहीं मैं तो दूंगी, तो भी कोर्ट उसके साक्ष्य को नहीं लेगा। लेकिन मैं और वो साथ साथ हैं, और मैंने उसकी उपस्थिति में कोई बात की है, वो प्रकट कर सकती है। तो यहां पर क्या था? इसने अपनी पत्नी को संसूचना दी कि भाई मैं अपनी बेटी को मार दी, और सारी। अब ध्यान रखना, पत्नी की प्रेजेंट में तो हुआ नहीं, एब्सेंस में हुआ, सूचना से प्रकट हुआ, तो 120 बी तो नहीं लग, 120 तो नहीं आती। फिर दूसरी बात कि वैवाहिक स्थिति के दौरान अगर पति पत्नी ने एक दूसरे को संसूचना दी गई है, तो उस संसूचना को न तो प्रकट किया जाएगा और न ही साक्षी को विवश किया जाएगा। ठीक। लेकिन पति पत्नी के बीच में अगर केस है तो वो प्रकट कर सकते। अब ये जो केस है पति पत्नी के बीच में नहीं है, अभियोजन का केस है, तो अभियोजन के केस में तो वो प्रकट, या फिर पति सहमति देते, तो यहां सहमति भी नहीं थी। तो उत्तर क्या होगा?
कि कथन बी को कथन करने के लिए उक्त कथन करने के लिए न्यायालय में विवश नहीं किया जा सकता। क्योंकि धारा 22 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार पति पत्नी ने एक दूसरे को वैवाहिक स्थिति में दी गई संसूचना को न तो प्रकटन करने दिया जाएगा और न ही प्रकटन करने दिया जाएगा और न ही न्यायालय क्या कर दिया जाएगा, न्यायालय द्वारा प्रकट करने के लिए विवश किया जाए। ये आपका उत्तर। तो देखो, कहने का मतलब जब प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम का आधार और आधार का ग्राउंड, ये तो हो गया आपका किसका। तो देखो, इस पेपर में उसने टोटल 10 छोटे क्वेश्चन दिए। कितने छोटे क्वेश्चन दिए? 10 छोटे क्वेश्चन किए, जिसमें 9 क्वेश्चन उसने प्रॉब्लम बना करके पूछे। 10वें क्वेश्चन में उन्होंने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण में आर्थिक दुर्व्यवहार को डिफाइन कर दिया कि आर्थिक दुर्व्यवहार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दे दीजिए। नहीं, फिर एक क्वेश्चन अब आप मेरे को बताओ, आप खुद लिख करके मेरे को दो। सेक्शन 15 दिया हुआ है ना इसका, इस क्वेश्चन का 15, क्वेश्चन नंबर 15 15 भाई। 9 क्वेश्चन मैंने बता दिए, तो एक 15वें क्वेश्चन का तो आप भी मेरे को जवाब दोगे कि नहीं दोगे? ये सर ट्यूशन टाइम में दे रखे हैं सर, व्हाट्सएप पे इस पे। मैंने ग्रुप में भेजा है ना पेपर 2018 के आरजेएस का। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मैंने देखा। ठीक। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप एक बार लिखो, सेक्शन 15 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर लिखो आप। अपना पेन चलाओ, इसका आप क्या उत्तर देते, आज के स्टेज पे क्या उत्तर देते, आज के स्टेज पे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होता? सर गुड मॉर्निंग, हैप्पीली सर।
हाँ, क्या उत्तर होना चाहिए इसका? है क्यों? अब देखो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो था ना, अब ये क्वेश्चन जो 15 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, ये बेरेट के ऊपर बेस नहीं। 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बेरेट के ऊपर बेस नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको 6 नंबर लाने हैं, तो 6 नंबर का है, और अगर आपको इसको 6 नंबर लाने हैं, नहीं क्या, तो इसके लिए क्या जरूरी है? भाई 6 नंबर लाने हैं तो इसके लिए क्या करना है आपको, कि कम से कम केस लो का होना जरूरी, पता होना जरूरी है। क्योंकि इस क्वेश्चन का उत्तर का जो भी बेस दोगे वो क्या है, केस लो। अब देखो, आपको ये पता है कि पुलिस अभिरक्षा अभिरक्षा पुलिस कस्टडी दो प्रकार की होती है। एक होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में पुलिस का पूरा नियंत्रण होता है, अप्रत्यक्ष में पुलिस अभिरक्षा में होता है लेकिन पुलिस का नियंत्रण नहीं होता। जैसे मैंने आपको एक केस बताया कि एक केस में क्या है, वो केस का नाम है आर वर्सेस सगीना। क्या है? सगीना। अब आर का केस है, इसमें क्या है कि एक पुलिस ऑफिसर ने दो महिलाओं को पकड़ा। दो महिलाओं को पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा, और पुलिस ऑफिसर क्या था, साइकिल पर है। अब जो व्यक्ति साइकिल पर है, पुलिस ऑफिसर, उसने दो महिलाओं को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करने के बाद एक को तो आगे वाली डंडी पे बिठाएगा और एक को कहेगा पीछे बैठ, रफ्ताड़े चलते हैं ये। तो उसने क्या किया कि एक रिक्शा किया, रिक्शा में दोनों महिलाओं को बिठाया, और वो आगे आगे चलने लग गई, वो पीछे पीछे चलने लग गई। अब जब ये वहां पहुंचे, कहाँ पे, रास्ते में, तो वो रिक्शे वाले ने उन महिलाओं से पूछ लिया कि भाई क्या कर दिया तुमने। तो उन महिलाओं ने जो भी अपराध किया था वो बता दिया कि भाई हमने ये किया, इसलिए इसने हमने पकड़ लिया। अब वो रिक्शे वाले ने उनको बता दिया कि साहब महिलाएं ये बता रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो क्या उस रिक्शे वालों को किए गए कथन, महिलाओं द्वारा उस रिक्शे वाले को किए गए कथन साक्ष्य में ग्राह्य है? तो सुप्रीम कोर्ट, वो सॉरी, उस वक्त कोर्ट ने ये कहा कि भाई पुलिस की अभिरक्षा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है कौन सी, डायरेक्ट, और दूसरी, तो वो पुलिस की अभिरक्षा में तो था, हो सकता है कि प्रभावी नियंत्रण ना हो। अगर नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण ना हो तो भी पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हो। अब इस पूरी प्रॉब्लम का जो जजमेंट है, वो जजमेंट जिसके बेस पे ये पूछी गई थी, वो जजमेंट है किशोर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखो 6 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन का अगर पूरा नंबर चाहिए तो किशोर कुमार की पता होना जरूरी है। किशोर कुमार का पता होना जरूरी है, जिसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि भाई पुलिस कांस्टेबल कहाँ पर, हॉस्पिटल के बाहर, यानी कमरे के बाहर बैठा हुआ था। अंदर अभियुक्त ने डॉक्टर से अपनी बात को कन्फेस किया। कोर्ट ने यही कहा कि उसको जो भी कथन किया गया है वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, एडमिशनेबल संस्वीकृति, क्योंकि वो पुलिस अभिरक्षा में की गई है, और पुलिस अभिरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त पर पुलिस का प्रभावी नियंत्रण हो। अगर पुलिस अभिरक्षा है तो यही सफिशियंट नहीं,
इसमें एक केस हो रहा है, उस केस में क्या है कि एक पुलिस का जो चौकीदार है वो एक अभियुक्त को गांव में पकड़ता है, फिर गांव वालों के हवाले उसको करके और कहाँ चला जाता है, थाने से पुलिस लेने चला जाता है। जब वो चला जाता है तो वो गांव वालों को क्या करता है, अपना अपराध का कन्फेस कर देता है। लेकिन बाद में केस का नाम है आर वर्सेस जग्या। इस केस में कोर्ट ने यही कहा कि भाई वो व्यक्ति जैसे ही चौकीदार ने पकड़ा वैसे ही पुलिस कस्टडी में आ गया। अब पुलिस कस्टडी दो प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष नियंत्रण के साथ, प्रभावी नियंत्रण के साथ, और एक जब प्रभावी नियंत्रण ना हो लेकिन अगर पुलिस अभिरक्षा है और उसमें अगर कोई कथन किया गया, संस्वीकृति की गई है, तो वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हो। तो कहने का मतलब अगर 15वें क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है तो उसको साथ आपको बैरेक्ट के साथ में क्या होना चाहिए, केस लॉ का भी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक, तो देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने केस के प्रोविजंस के भी साथ में, और जहां केस लॉ की जरूरत होती है वहां हमने केस लॉ के साथ में क्या किया, इस पेपर को डिस्कस किया कि भाई हमारे को अगर ये पेपर आता है तो इस पेपर का उत्तर हमारे को कैसे देना है। और देखो उत्तर देने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करना होगा, उसी के आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं। हम मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे सुबह 8 बजे से एपीओ मेंस की। ठीक है, तो हम सीआरपीसी से ये स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम शुरू के 3 दिन तो पढ़ेंगे और 2 दिन जो पढ़ा है उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, छोटा क्वेश्चन क्या बनता है, बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है, उन क्वेश्चनों को हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर जैसे थोड़ा सा सिलेबस हमारा कवर में आ जाएगा नेक्स्ट वीक तक, तो फिर संडे सैटरडे की छुट्टी और संडे को आपका जो हमने पढ़ा है उसका पेपर। फिर वो पेपर होने के बाद अगली बार जब नेक्स्ट पेपर होगा उससे पहले मैं आपकी कॉपियां भी चेक कर लूंगा किसकी क्या कमी रही, और उस पेपर को होने के बाद में जो पिछला पेपर है वो नेक्स्ट संडे को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आगे बात समझ। तो हम मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसको भी ज्वाइन करना है वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो भी अपना एपीओ मेंस का ग्रुप बनेगा उसमें मैं ऐड कर दूँ। ठीक है।